हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 10th की कृतिका पुस्तक के पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में 4-4 अंक के आते हैं। आपको पाठ की स्टडी बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाठ के आधार पर ही ये प्रश्न दिए हुए हैं। पाठ के आधार पर किस तरह से प्रश्न आते हैं, उनकी भाषा कैसे होती है, हमें प्रश्न को कैसे समझना है, कितने शब्दों में कैसे उसका उत्तर देना है, ये सब आपको इन प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। पहले मैं संक्षेप में इस पाठ के विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि यह पाठ मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इसमें लेखक ने शीर्षक के अनुरूप लेखन के कारणों को व्यक्त किया है। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन वास्तव में है बहुत अधिक कठिन। इस प्रश्न का उत्तर लेखक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। अब जीवन के प्रत्येक पहलू को कलम से बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में अनेक पहलू होते हैं। क्या हम जीवन के प्रत्येक पहलू को कलम से बांध कर लिख सकते हैं? नहीं, उनमें से हमें कुछ पहलुओं को ही चुनना होता है। लेखक स्वयं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक दिखाई देता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। अब लेखक के अनुसार एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं स्वयं इस बात को जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। क्योंकि लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिखकर ही लेखक अपने अंदर की विवशता को पहचानता है। कुछ लोग संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता के कारण भी लिखते हैं। कुछ लोग भीतरी विवशता से लिखते हैं। तो लिखने के कई कारण होते हैं हमारे। केवल मात्र ये नहीं कि हमारी इच्छा है लिखने की इसलिए हम लिख रहे हैं। हमारे जीवन में अनेक कारण होते हैं कि कुछ लोग हमारे लेखन को पढ़कर बहुत अधिक खुश होते हैं, वाहवाही करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि तुम बहुत अच्छा लेखन कार्य करते हो, तुम्हें और अधिक लिखना चाहिए। तो कभी कभी हम अपने प्रशंसकों की उस प्रशंसा को सुनकर भी लिखने के लिए बाध्य होते हैं या लिखने के लिए और अधिक उत्साहित हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पूरे पाठ में लेखक ने लेखन के भिन्न भिन्न कारणों को स्पष्ट किया है। अब आप देखिए इसके प्रश्नों को कि फर्स्ट आपका प्रश्न है, लेखक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा के विस्फोट में कौन सी समानता देखता है। यहाँ बच्चों ये माँ की बदले या प्रिंट हो गया है, जबकि नीचे आपका पूरा सही है हिरोशिमा। तो लेखक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा के विस्फोट में कौन सी समानता देखता है। लेखक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकने और हिरोशिमा के विस्फोट में व्यर्थ जीवनाश की समानता को देखता है। उन्होंने देखा था कि जब सैनिकों को मछलियों की आवश्यकता होती थी, तब वे ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियों को व्यर्थ में मार डालते थे। यह उन जीवों का सरासर अपव्यय था। इसी प्रकार हिरोशिमा में अपने अहम की पूर्ति के लिए व्यर्थ ही परमाणु विस्फोट के द्वारा लाखों मानवों को मार डाला गया था। अज्ञे जी को दोनों ही घटनाएं व्यर्थ जीवनाश लगती हैं। तो ये समानता लेखक को इन दोनों में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सैनिकों को थोड़ी मछलियों की आवश्यकता होती थी, लेकिन उन थोड़ी मछलियों की आवश्यकता के लिए वो उसमें बम विस्फोट करके सारी मछलियों को या असंख्य लाखों करोड़ों मछलियों को वे मार डालते थे। तो इस तरह से उन्हें लगता था कि ये दोनों घटनाएं व्यर्थ ही जीवनाश करती हैं। अज्ञे जी ने बाहरी दबाव की तुलना किससे की है। अज्ञे जी ने बताया है कि कुछ लेखक बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख पाते।
उन लोगों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी अलार्म बजने तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। अलार्म बजता है तभी उठता है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं कि जब तक उन पर बाहरी दबाव ना पड़े तब तक वे लेखन कार्य नहीं करते। ऐसे लेखक बाहरी दबाव के बिना लिख नहीं सकते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम मान लीजिए 6 बजे का अलार्म लगा के सोते हैं और चाहे हमारी नींद 5 बजे खुल गई, लेकिन हम तब तक लेटे रहते हैं जब तक कि 6 बजे का अलार्म नहीं बज पाता है। तो वही कारण कुछ लेखकों के साथ होता है कि लिखने की क्षमता उनके अंदर है, वे अच्छा लेखन कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई बाहरी दबाव उनको ऊपर नहीं पड़ता है, कोई उन्हें लिखने के लिए विवश नहीं करता है, तब तक वे अपना लेखन कार्य नहीं करते हैं। थर्ड है, अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह भौतिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अलग होती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तो उसने उसके समाचार पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों के बारे में भी पढ़ा। विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति लेखक के मन में विद्रोह हुआ और उसने लेख लिख दिया। अनुभूति के स्तर पर लिखी हिरोशिमा कविता अनुभूति की पीड़ा थी। ऐसी पीड़ा लेख में नहीं हो सकती क्योंकि वह अनुभूति स्वयं भोक्ता की पीड़ा नहीं थी। इसलिए लेखक ने कहा कि अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अलग होती है। देखिए, एक अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है कि अनुभव हम सामने देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम किसी चीज को फील नहीं करते हैं, अनुभूति हमें जब तक किसी चीज की नहीं होती है, तब तक हम लेखन कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम उनको अपनी आंखों से भी देखते हैं, लेकिन जब तक हम उसे महसूस नहीं करते हैं, अनुभूति हमारे अंदर नहीं होती है, तब तक हम उसके ऊपर कुछ भी लिख नहीं पाते हैं या उसको लिखने में असमर्थ रहते हैं। मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के आधार पर बताइए कि भीतरी विवशता क्या होती है। किसी भी दृश्य या घटना को देखकर या सुनकर मन के भीतर जो छटपटाहट होती है वही भीतरी विवशता है। जब तक कवि या लेखक उसे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करता है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए हिरोशिमा पर लिखी कविता की चर्चा की है कि मान लीजिए जो हमारे अंदर छटपटाहट हो रही है, जिस चीज की हम अनुभूति कर रहे हैं, तो जब तक हम अपने मन की उस छटपटाहट को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर देते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तब तक हम शांत होकर नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बार बार वही बातें आती रहती हैं, बार बार वही घटना हमें याद आती रहती है। तो इसे स्पष्ट करने के लिए ही लेखक ने हिरोशिमा पर जो कविता लिखी है उसकी उन्होंने चर्चा की है। हिरोशिमा यात्रा पर लेखक ने क्या अनुभव किया? लेखक अब तक तो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर हिरोशिमा में हुए अणु बम विस्फोट का अनुमान लगा रहा था, अखबारों में भी उसके प्रभाव को पढ़ रहा था, किंतु जब वह जापान गया तो हिरोशिमा भी गया। उसने विश्व युद्ध के समय अणु बम द्वारा मचाई तबाही का दृश्य देखा। उसने अस्पतालों में पड़े उन आहत लोगों को देखा जो रेडियम से आहत कष्ट भोग रहे थे। इस तरह लेखक को हिरोशिमा पर हुए अणु बम के प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। देखिए, हिरोशिमा की अनेक समाचार हर जगह से प्रसारित हो रहे थे। लेखक उन समाचारों को सुन रहा था या लिखी हुई कोई भी न्यूज़ आपके समाचार पत्र में है उसको भी पढ़ रहा था, सुन रहा था, लेकिन तब तक वह लिख नहीं पा रहा था। जब वह हिरोशिमा गया, उसने वहां के कष्ट भोग रहे लोगों को प्रत्यक्ष देखा, उसका अनुभव किया, और फिर जहां पर यह घटना घटित हुई वहां जाकर जब उसने देखा, तब वह उस पर लिखने में समर्थ हो सका था। उससे पहले वो उसके विषय में कुछ भी नहीं लिख पा रहा था।
पत्थर पर मानव छाया देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। क्यों? यदि लेखक की जगह आप होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? अपने शब्दों में लिखिए। पत्थर पर मानव छाया देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा इसलिए लगा क्योंकि उस मानव आकृति को देखकर उसके समक्ष द्वितीय विश्व युद्ध की वह घटना चलायमान हो गई थी जब हिरोशिमा व नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट हुआ था, जिसने जापान को अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी। साथ ही लेखक को मनुष्य द्वारा विज्ञान को मानवीयता विरोधी रूप में प्रयोग करने के कारण आत्मग्लानि का सा भाव महसूस हो रहा था, क्योंकि जिस विज्ञान का उपयोग मनुष्य की प्रगति एवं विकास के लिए किया जाना चाहिए, उसी का प्रयोग मानवीयता के विरोधी रूप में किया जा रहा था। यदि लेखक के स्थान पर मैं होता तो मेरी स्थिति भी लेखक के समान ही होती, क्योंकि इस संपूर्ण कृत्य के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। कि विज्ञान के माध्यम से हम जितने भी आविष्कार करते हैं तो वो आविष्कार मनुष्य के हित के लिए होने चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए होने चाहिए, ना कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरे के जीवन को संकट में डालने के लिए होना चाहिए। ये एक मानवीयता विरोधी कार्य था जिसके प्रति लेखक को आत्मग्लानि हो रही थी या दुख का कष्ट का अनुभव हो रहा था। सैनिकों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर मछलियों को मारना वर्तमान में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? सैनिकों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर मछलियों को मारना मनुष्य की अतिक्रमण एवं संपूर्ण विश्व पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का परिणाम था कि हिरोशिमा व नागासाकी में बम विस्फोट किया गया। वर्तमान समय में मनुष्य अपने झूठे अहम के कारण किसी भी सीमा तक जा सकता है। वह अपने कृत्य से होने वाली हानि का विश्लेषण नहीं करता, अपितु अपने अहम के झूठे तुष्टीकरण के लिए मानवता विरोधी कार्य भी बिना किसी भय के कर देता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की ओर लेखक ने मछलियों के उदाहरण से संकेत दिया है। मतलब वह यह नहीं सोच पाता कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम होगा, उसका अच्छा परिणाम होगा या उसका दुष्परिणाम होगा। वो इस विषय में कोई भी विश्लेषण नहीं कर पाता है, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए कार्य को कर देता है, और जिसका परिणाम यही हुआ कि जापान के लोगों का जीवन समाप्त हुआ। कितने लोग कष्टों से घिरे रहे और कितने जीवों का उसमें विनाश हुआ था। अज्ञे जी ने अणु बम द्वारा होने वाले व्यर्थ जीव नाश को कैसे अनुभव किया? अज्ञे जी ने युद्ध के समय देखा कि पूर्वी सीमा पर सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मार रहे थे, जबकि उनकी आवश्यकता कम थी। इस प्रकार लेखक ने अनुभव किया कि केवल मछलियां ही नहीं, अपितु जल में रहने वाले दूसरे जीवों को बिना किसी कारण मारा जा रहा था। यह देखकर लेखक ने अनुभव किया कि अणु बम के द्वारा असंख्य लोगों को व्यर्थ ही मारा जा रहा है। हिरोशिमा पर गिराया गया अणु बम इसका स्पष्ट उदाहरण है। अब समुद्र में जब अणु बम फेंका जाएगा, आवश्यकता आपको मछलियों की है, लेकिन समुद्र के अंदर तो असंख्य और भी जीव रहते हैं, तो उन मछलियों के साथ साथ उन अन्य जीवों का भी जीवन समाप्त हो रहा था, वे भी मर रहे थे। तो यह चीज जो है ये मनुष्य के लिए गलत कार्य है। उसे अपनी छोटी सी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इतने अधिक जीवों का विनाश करना उचित नहीं है। लेखक के लेखन के लिए बाहरी दबावों का कितना सहयोग रहता है। लेखक ऐसे कवि हैं जो लेखन कार्य के लिए आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न आकुलता के कारण ही रची गई रचना को उत्तम साहित्य या काव्य मानते हैं। मतलब जो हमारी आंतरिक अनुभूति है, जो हम मन से महसूस करते हैं, अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, तो जो व्याकुलता हमारे सामने आती है उससे जो रचना होती है, वास्तव में वही उत्तम साहित्य या काव्य माना जाता है।
किंतु वे बाहरी दबावों को भी अस्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने अपने लेखन कार्य के लिए बाहरी दबावों को कभी महत्व नहीं दिया। यदि बाहरी दबावों की प्रेरणा उन पर दबाव बनाए तो भी इसमें उन्हें कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। वे कहते भी हैं, मुझे इस सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कभी इससे बाधा भी नहीं होती है। मतलब बाहरी दबाव का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन पर दबाव डाल रहा है लेखन कार्य करने के लिए तो इससे भी उन्हें कोई परेशानी या कोई बाधा नहीं होती है। लेकिन जबकि वे जो अपनी अनुभूति है उसके सहारे जो रचना करते हैं उसे ही वे श्रेष्ठ और उत्तम मानते हैं। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के नाते विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के उपाय करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसके लिए हम लोगों को जनसंचार के माध्यमों, नुक्कड़ नाटकों, परिचर्चाओं, निबंध प्रतियोगिताओं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं तथा जन जागरूकता आंदोलनों के माध्यम से यह समझाएंगे कि विज्ञान के द्वारा किए गए सभी आविष्कारों का उद्देश्य प्राणी मात्र का कल्याण करना था, ना कि दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करना। उदाहरण के लिए चाकू का आविष्कार सब्जी आदि काटने के लिए हुआ, किसी मनुष्य की गर्दन काटने के लिए नहीं। इसी प्रकार आग की खोज भोजन पकाने के लिए हुई, ना कि किसी का घर जलाने के लिए। अतः हमें विज्ञान और उसके अनुसंधानों के उपयोग में विवेक, धैर्य और सहिष्णुता को सर्वोपरि रखना चाहिए, अन्यथा उसके आविष्कार और अनुसंधान हमारे लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप सिद्ध होंगे। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे लाभ और हानि होता है, पक्ष विपक्ष होता है, तो हर चीज के दो पहलू हैं। ऐसे ही विज्ञान के जितने भी अनुसंधान होते हैं, जो भी आविष्कार किए जाते हैं, उनके भी दो पहलू होते हैं। एक मनुष्य के हित में होता है तो एक अहित में भी होता है। ये हमें अपने विवेक का प्रयोग करना है, धैर्य से हमें काम करना है कि हम जो आविष्कार कर रहे हैं और उस आविष्कार का जीवन में जो प्रयोग कर रहे हैं उसका फल क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा। हमें इस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और धैर्य के साथ ही उसका प्रयोग करना चाहिए। तभी हम एक विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने में समर्थ हो सकते हैं और दूसरों को भी हमें इसके विषय में जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से हम इनका प्रयोग करें। प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अज्ञे जी ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रत्यक्ष अनुभव सामने घटी वास्तविक घटना का होता है। यह घटना देखने वाले के मन में गहरी अनुभूति जगाए, यह आवश्यक नहीं है। अनुभूति आंतरिक होती है। लेखक के अनुसार जब किसी के मन में संवेदना और कल्पना के माध्यम से कोई घटना जब प्रत्यक्ष रूप से साकार हो उठती है तो उसे अनुभूति कहते हैं। अनुभूति से ही लिखने की प्रेरणा जागती है। मान लीजिए हमारी आंखों के सामने कोई घटना घटित हो रही है तो केवल मात्र हम उसका अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम शांत मन से गहराई से उसके विषय में सोचते हैं, अपनी कल्पना उसकी हम करते हैं, तब वो हमारे अंतर मन में अच्छी प्रकार से उतर जाती है और उस समय जो हमें अनुभूति होती है वही हमारी आंतरिक अनुभूति कहलाती है और उसी के बल पर हम किसी भी लेखन को सुचारू रूप से लिखने में समर्थ होते हैं। लेखक और कृतिकार का अंतर स्पष्ट करें। अज्ञे जी के अनुसार कुछ भी लिखना लेखन नहीं कहला सकता। उन्होंने लेखक और कृतिकार में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सच्चा लेखन वह होता है जो आंतरिक दबाव से उपजे मन की छटपटाहट को मुक्त करने के लिए उसे कागज पर उतारते चले जाए। ऐसा लेखन ही कृति बन जाता है और लेखक कृतिकार कहलाता है।
लेखक जब धन एवं यश की कामना से लिखता है तो वह सामान्य लेखन कहलाता है। देखिए, दोनों ही लेखन में अंतर होता है कि जब हम आंतरिक दबाव से उपजे जो मन में हमारी छटपटाहट है, उसको अगर जब हम लिखते हैं तब वो एक कृति का मतलब होता है रचना कहलाती है। और उसको हम कृतिकार कहते हैं, रचना करने वाला या उस रचना को लिखने वाला कृतिकार कहलाता है। और लेखक एक होता है, सामान्य लेखक भी होता है कि उसको धन की आवश्यकता है इसलिए वो लेखन कार्य कर रहा है, या उसको अपने लेखन से बहुत अधिक प्रशंसा मिलती है इस कारण से वह उसको लिख रहा है, तो वो एक सामान्य लेखन कहलाता है। तो ये कृतिकार में और एक लेखक में अंतर होता है। आलसी लेखकों की प्रवृत्ति पर एक टिप्पणी लिखें। आलसी लेखकों की प्रवृत्ति उन व्यक्तियों की तरह होती है जो सवेरा होने पर जग तो जाते हैं किंतु तब तक पड़े रहते हैं जब तक उन्हें उठाया ना जाए। इसी प्रकार ऐसे भी लेखक होते हैं कि जब तक उनसे कहा ना जाए वे लिखते नहीं हैं। वे अपनी भीतर की विवशता को तब तक प्रकट नहीं करते हैं जब तक बाह्य दबाव ना पड़े। अब देखिए, आप सोचेंगे कि इस तरह का आंसर तो इससे पहले एक प्रश्न में और आ चुका है। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका डिफरेंट है, ये अलग हटकर है, तो आपका इसी तरह के उत्तर वाला प्रश्न इस रूप में भी परीक्षा में आ सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी भाषा को परिवर्तित करके प्रश्न के अनुसार आपके ये उत्तर को समझाया गया है। तो इसलिए प्रश्न को पढ़ना, उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं क्यों लिखता हूं का लेखक ने क्या उत्तर दिया? लेखक इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है कि एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूं। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, परंतु एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरा यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। तो इसमें लेखक के मन में जो उत्सुकता थी कि वह आखिर लेखन कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं, तो उसका उत्तर उन्होंने अपने इस रूप में दिया है। नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूं। पाठ के आधार पर लेखक अज्ञेय के मानवीय गुणों का आकलन कीजिए। मतलब लेखक के जो मानवीय गुण उनके अंदर विद्यमान हैं, अंतर्निहित हैं, उन मानवीय गुणों का इसमें आकलन कीजिए। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के लेखक अज्ञेय के मानवीय मूल्य निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आकलित किए जा सकते हैं। फर्स्ट है संवेदनशीलता। लेखक संवेदनशील व्यक्ति हैं। वह हिरोशिमा के अणुबम भोगियों के दुख को हृदय की गहराई से महसूस करते हैं, ये उनकी संवेदनशीलता है। सेकंड, दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति। जापान में घूमते हुए लेखक ने जब जले हुए पत्थर पर जली हुई लंबी छाया देखी तो उसे किसी मनुष्य के जलने के दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, जिससे वह कविता लिखने को बाध्य हो गया कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा था जो कि उसमें भाप बनकर वो तो उड़ गया, लेकिन उसकी जो छाया है वो उस पत्थर पर अंकित हो गई थी। थर्ड है तदानुभूति। रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणों से जले व्यक्ति की पत्थर पर छाया देख अणु विस्फोट लेखक के अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया और वह स्वयं उस विस्फोट का भोक्ता बन गया। फोर्थ है व्यापक दृष्टिकोण।
लेखक का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। वह मनुष्य ही नहीं अपितु ब्रह्मपुत्र में जीवनाश मछलियों के मरने से भी दुखी होता है। मतलब जापान के लोगों के जीवन को देखकर तो वो दुखी था ही था, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र में जीवनाश मछलियों का हो रहा था उनको देखकर भी वह बहुत अधिक दुखी होता है। तो इस तरह से ये उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो इसमें बताई गई है। स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान के उपयोग के सोच में आए परिवर्तनों के विषय में मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आलोक में जानकारी दीजिए। मतलब स्वतंत्रता से पहले किस तरह की विचारधारा थी और स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान के उपयोग के विषय में कैसी विचारधारा लोगों की है, उस अंतर को इसमें बताया गया है। स्वतंत्रता पूर्व विज्ञान के उपयोग संबंधी सोच उसके सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक हुआ करती थी। जैसे अणु क्या होता है, रेडियमधर्मी तत्व क्या होते हैं, उनका दुष्प्रभाव क्या होता है, अणु का भेदन कैसे होता है। मगर स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान के उपयोग संबंधी सोच प्रायोगिक हो गई, मतलब प्रैक्टिकल रूप में जैसे आपका होना, अर्थात अणु के भेदन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले ताप का विकास के लिए क्या उपयोग हो सकता है, रेडियोधर्मी तत्वों और उसके विकिरण का अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी सोच का परिणाम है कि हमने अणु विखंडन का प्रयोग अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़े स्तर पर किया है। आज भारत में अनेक परमाणु रिएक्टरों के द्वारा बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। देश की रक्षा के लिए हमने परमाणु बमों का न केवल निर्माण किया बल्कि उन्हें शत्रु के ठिकाने तक पहुंचाने के लिए प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण भी किया है। तो इस तरह से मनुष्य की सोच में परिवर्तन आया है कि पहले केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए उस रूप में उसका प्रयोग करता था, लेकिन आज अपनी सुरक्षा के लिए, शत्रु को समाप्त करने के लिए किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए, किस तरह से उसके ऊपर उसका प्रहार किया जाए, अब इन सब तरह की सोच मनुष्य की हो गई है। पाठ के आधार पर बताइए कि एक लेखक के लिए स्वभाव और आत्म अनुशासन का क्या महत्व होता है। एक लेखक के लिए स्वभाव और आत्म अनुशासन का बहुत महत्व है। कुछ लेखकों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे बाहरी दबाव पड़े बिना कुछ लिख ही नहीं पाते। यह दबाव भीतरी विवशता को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ऐसे में बाहरी दबाव लेखक के लिए सहायक यंत्र के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में लेखक का मत यह है कि उसे इस प्रकार के दबाव अथवा सहारे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कि कुछ लेखकों का स्वभाव होता है कि बिना बाहरी दबाव के वे लिख नहीं पाते हैं, लेकिन लेखक को इस प्रकार के बाहरी दबाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेखक का हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट से प्रभावित व्यक्तियों से साक्षात्कार किस प्रकार हुआ, उसे यह सब देखकर कैसा महसूस हुआ। एक बार लेखक ने जापान जाने पर हिरोशिमा के उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार उसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उसे लगा कि कृतिकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उसने तत्काल कुछ नहीं लिखा। फिर एक दिन उसने वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक मानव की लंबी उजली छाया है। उसकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणों ने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यह देखकर उसे लगा कि समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है। उसी क्षण अणु विस्फोट जैसे उसकी अनुभूति में आ गया और उसे लगा जैसे वह संपूर्ण घटना का भोक्ता बन गया। मतलब कष्ट भोग रहे लोगों को देखकर उसे अनुभव तो हुआ, लेकिन फिर भी वह लिखने में असमर्थ था। क्यों? क्योंकि वह उसकी अनुभूति नहीं थी। जब उसने सड़क पर एक पत्थर पर मनुष्य की आकृति को देखा तो संपूर्ण घटना मानो उसके अनुभूति स्तर पे आ गया और तब वह उस घटना से संबंधित कविता लिखने में सफल हो सका। मैं क्यों लिखता हूँ,
पाठ के आधार पर बताइए कि विज्ञान के दुरुपयोग से किन मानवीय मूल्यों की क्षति होती है। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज इसके द्वारा आतंकवादी संसार भर में बम विस्फोट कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप अमेरिका की एक बहुमंजिली इमारत को तहस नहस करना, मुंबई में हुए बम विस्फोट, आए दिन गाड़ियों में आग लगाना इत्यादि घटनाओं को लिया जा सकता है। आंतरिक रूप से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को आतंकित व भयभीत करने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान के ही कारण दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, जिससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन के माध्यम से फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है, भयंकर दुर्घटनाएं रोजमर्रा का हिस्सा बन गई हैं। साइबर क्राइम भी विज्ञान से जन्मी समस्या है। तो इस तरह से जो विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, उससे मानवीय मूल्यों को की क्षति हो रही है। क्षति का मतलब है नुकसान होना, कि हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उनका इस तरह से ह्रास हो रहा है, इस तरह से उनका नुकसान हो रहा है। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और यदि पाठ में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।